नमस्कार। आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बुक ऑडियो पर। अनुभवों से बनी समझ और फिल्मों की सीख। ऐसा होता है ना कि जब हम किसी एहसास से गुजरते हैं तो उससे जुड़ी बात जब कोई और कहता है तो हमारे मन में पुरानी घटनाएं तुरंत ताज़ा हो जाती हैं। हम उसी बात को जल्दी समझते हैं और स्वीकार करते हैं जिसे हम खुद अनुभव कर चुके होते हैं। फिल्मों में, टीवी में, लोगों से हम बहुत कुछ सुनते हैं, पर जो खुद ही जीकर समझा है वही बात दिल में उतरती है। बाकी बातें या तो कल्पना जैसी लगती हैं या हम अनदेखा कर देते हैं। प्यार से जुड़ी बातें समाज में कम दिखती हैं, पर फिल्मों में तो जैसे पूरा संसार ही बसा होता है। इम्प्रेस करने का ढंग, वफादारी, समझदारी, संघर्ष, सब कुछ। कक्षा 6वीं तक लक्ष्य के शैक्षणिक परिणाम सुधर गए थे और लक्ष्य फिर से मुस्कुराने लगा था। घर की नई तस्वीर और एक और रिश्ता। घर में लक्ष्य की बहन और लक्ष्य एक दूसरे का इमोशनल सपोर्ट थे। पापा के साथ वो गहरा जुड़ाव नहीं बन पाया जो मम्मी से था। बड़ों में पापा से बातें साझा कर पाना कठिन लगता था, लेकिन बड़ी मम्मी से लक्ष्य कभी कभी दिल की बातें कर लिया करता था। अगर लक्ष्य संयुक्त परिवार में ना जन्मा होता तो शायद ये भी नसीब ना होता। दादाजी ने अपने तीनों बेटों को एक घर में जोड़े रखा। यही वजह थी कि सभी एक दूसरे का सहारा बन पाते थे। मम्मी को गुजरे अभी 1 साल ही हुआ था कि पापा ने दूसरी शादी कर ली। अब लक्ष्य को एक नई माँ के साथ समझदारी निर्मित करनी थी। लक्ष्य और उसकी बहन को पहली मुलाकात में उन्होंने कपड़े दिए। लक्ष्य को आज भी याद है, वो जामुनी रंग का कुर्ता था। उनसे बात करने पर ऐसा लगता वे अच्छे स्वभाव की हैं। उन्होंने लक्ष्य और उसकी बहन को खुशी से स्वीकार किया। शादी से पहले दोनों परिवार जब मिलते थे वही सब उस समय हो रहा था। लक्ष्य और उसकी बहन पापा की शादी को लेकर अलग अलग भावनाओं से गुजर रहे थे। मन में डर भी था और जिज्ञासा भी। नए रिश्तों को अपनाने से पहले हर कोई ऐसा ही महसूस करता है। आखिर वो लोग माँ चुन रहे थे। हालांकि ये चुनाव उनका नहीं था, ये फैसला पापा और बुआ ने लिया था। फिर भी वे दोनों मन ही मन अपने नसीब के लिए मंगल कामना कर रहे थे। जो भी हो, उसे स्वीकार करना ही था। बचपन में जिसे पापा ने उसकी मम्मी बनाया, वो पता नहीं किस कारण से दूर हो गई। शादी के बाद भाई बहन अपने घर ना जाकर बड़ी मम्मी के घर छुट्टियां बिताने चले गए। शायद ये भी पापा की ही प्लानिंग थी। पापा और नई मम्मी के बीच क्या हुआ, कुछ पता ना चल सका। बड़ों से पूछते तो वे टाल जाते, कोई साफ जवाब नहीं देता। लक्ष्य और उसकी बहन अपनी नई माँ से सिर्फ शादी से पहले और शादी के दिन ही मिले थे। जब वे छुट्टियों के बाद घर लौटे तब नई मम्मी जा चुकी थी। पता नहीं पापा और मम्मी के बीच मनमुटाव हुआ था या मतभेद या कोई और वजह, पर दोनों ने एक दूसरे से अलग हो जाने का निर्णय ले लिया था। और फिर लक्ष्य और उसकी बहन ने फिर से उस संभावना को खो दिया जिसमें माँ के प्यार से भरी एक सामान्य जिंदगी जी सकते थे। माँ, एक शब्द, एक संसार। माँ, ये शब्द जितना छोटा है उतना ही गहरा। कई लोग इस शब्द को बस लिख पाते हैं, पर कुछ लोग इसे जीते हैं। हर इंसान इस जीवन में माँ के कारण ही आता है। माँ ही उसकी जननी होती है, जीवन की पहली कड़ी। इस शब्द में ही कोई अनोखी गरिमा है। लक्ष्य ने कहीं पढ़ा था, माँ वो होती है जो स्वयं भूखी रहकर अपने बच्चों को दूध पिलाती है। वो स्वयं गीले में सोती है लेकिन अपने बच्चों को सूखे में सुलाती है। रात रात भर जागकर बच्चों की पहरेदारी करती है। माँ की ममता, उसकी मूरत, उसका माधुर्य अनंत है, असीम है। माँ के आंचल में पूरी दुनिया की खुशियाँ समाई होती हैं। उसकी गोद में जो शांति मिलती है वो किसी सिद्ध पुरुष, किसी ज्ञानी की गोद में भी संभव नहीं। इसलिए तो कहा गया है, माँ की गोद दुनिया की सबसे बड़ी पाठशाला है। माँ की लोरी संसार का सबसे मधुर संगीत है। उस संगीत के सामने किसी AR रहमान या माइकल जैक्सन का म्यूजिक ही क्यों ना हो, फीका पड़ जाएगा। माँ, ये शब्द हमारे जीवन की धड़कनों में घुला मिला है। हमने इस शब्द को कई बड़े शब्दों में पिरो दिया।
महात्मा में भी माँ है, आत्मा में भी माँ है। परमात्मा, आसमां, सिनेमा, धर्मात्मा, सब में माँ की झलक है। जैसे आलू हर सब्जी में घुल मिल जाती है, वैसे ही माँ हर रिश्ते, हर शब्द में रच बस जाती है। माँ, महात्मा और परमात्मा, ये तीनों जीवन के मूल आधार हैं। 3 चरण: बचपन, जवानी और बुढ़ापा। बचपन को माँ संभालती है, जवानी में महात्मा राह दिखाते हैं और बुढ़ापे में परमात्मा मोक्ष का द्वार खोलते हैं। इसलिए लक्ष्य हमेशा सोचता था, माँ, महात्मा और परमात्मा से बड़ा इस जीवन में कुछ भी नहीं। वो माँ, भारत की माँ, जिसका हृदय गुलाब की पंखुड़ियों से भी कोमल होता है, अब लक्ष्य के जीवन में बस एक काल्पनिक उपस्थिति बनकर रह गई थी। जब कोई माँ को खोता है, तभी वो जान पाता है कि माँ की ममता, माँ का प्यार, माँ की करुणा कितनी सच्ची, कितनी गहरी और कितनी असली होती है। दुनिया में सब कुछ नकली हो सकता है, लेकिन माँ नकली नहीं हो सकती। उसका दुलार आर्टिफिशियल नहीं हो सकता। फिर एक नई शादी, फिर एक नया रिश्ता। कुछ साल ही हुए थे जब लक्ष्य कक्षा 7वीं में पहुंचा और उसके पापा ने तीसरी शादी कर ली। लक्ष्य को ये समझ ही नहीं आया कि इतनी जल्दी क्या थी। मन में सवाल उठने लगे, क्या ये प्यार की तलाश थी या बस सामाजिक समझौता? पर लक्ष्य जानता था, उसकी राय का इस घर में कोई मोल नहीं था। बच्चों की राय यहाँ पूछी नहीं जाती। बड़े लोग खुद को सबसे समझदार समझते थे और बच्चों के भावनाओं की कोई कीमत नहीं थी। लक्ष्य ने भी अब समझौतों से जीना और उम्मीदें छोड़ना सीख लिया था। पूरा दिन स्कूल, ट्यूशन और होमवर्क में बीतता था। धीरे धीरे अकेलेपन से दोस्ती हो गई थी। घर वालों से कभी बहुत नजदीकी नहीं बनी और अब तो बचपन की वो हल्की डोर भी ढीली हो चुकी थी। पापा से बात भी सिर्फ जरूरतों पर होती थी। आपसी संवाद की जगह एक खामोश दीवार बन चुकी थी। कह सकते हैं दोनों तरफ एक तरह का ईगो आ गया था। अब गुस्सा भी लक्ष्य के अंदर एक अलग ही रूप ले चुका था। जो बात उसके मन के विरुद्ध होती, उससे बहस हो जाती। जब कोई घर वाला छोटी छोटी बातों में भी साथ नहीं देता था, तो लक्ष्य के मन में निराशा घर कर जाती थी। अगर मेरी छोटी छोटी जरूरतें भी घर में पूरी नहीं होगी, तो फिर कौन करेगा? परिवार का अर्थ तो होता है सहारा, देखभाल, अपनापन, लेकिन लक्ष्य को तो खुद ही अपनी देखभाल करनी पड़ती थी। घर के लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते थे। जेब से 100-200 रुपए न निकल जाएं, इसलिए बच्चों को रोते हुए भी देखना उनके लिए सामान्य बात थी। उनका लक्ष्य था सिर्फ बेसिक जरूरतें पूरी करना, कपड़े, खाना, घर और पढ़ाई। इसके अलावा ना पॉकेट मनी, ना कोई शौक, कुछ भी नहीं। जब लक्ष्य पड़ोस के बच्चों के साथ खेलने जाता तो देखता उसके पापा उन्हें बुलाकर पॉकेट मनी देते हैं, छोटे छोटे शौक पूरे करते हैं। लक्ष्य को ये देखकर बुरा लगता था। उसे लगता, सबके पापा अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, फिर मेरे घर में क्यों नहीं? उसके पापा को सभी लोग कंजूस कहा करते थे, शायद क्योंकि उन्होंने समझौते की एक अलग ही परिभाषा बना ली थी। खोई हुई ममता, अधूरी चाहतें और एक नए रिश्तों की तलाश। अगर लक्ष्य की मम्मी जिंदा होती तो शायद उसे वो सब कुछ मिलता जो आम बच्चों को अपनी माँ से सहज रूप में मिलता है, क्योंकि माँ वो तो अपनी पूरी बचत भी अपने बच्चों की एक मुस्कान के लिए लुटा देती है। माँ के दिल की गहराई इतनी होती है कि वो सिर्फ बच्चे के चेहरे को देखकर ही समझ जाती है कि उसे क्या चाहिए। फिर चाहे वो कितनी ही मुश्किल में हो, वो कोशिश करके भी वो चीज ले ही आती है। ऐसी समझ, ऐसी संवेदना केवल माँ में ही हो सकती है। लेकिन दुर्भाग्यवश लक्ष्य ने ये सब सिर्फ 10 वर्ष की आयु में ही खो दिया था। अब पापा का ध्यान केवल अपनी तीसरी पत्नी पर केंद्रित हो चुका था। लक्ष्य और उसकी बहन की जिंदगी में क्या चल रहा है, इस बात से उन्हें कोई खास सरोकार नहीं था। हाँ, अगर स्कूल में परफॉर्मेंस कैसी है, कितने मार्क्स आए, बस इतना ही देखा जाता था। बाकी किसी भी बात पर उनसे संवाद लगभग ना के बराबर था। तो सिर्फ जिम्मेदारी निभा रहे थे। ये लक्ष्य को साफ साफ समझ आने लगा था।
बचपन से ही उसे एक एहसास हो गया था कि उसे बड़ा होकर कैसा पिता बनना है। वो जो कुछ भी जीवन में मिस करता रहा, अब वो हर वो पल अपने भावी बच्चों को देने का प्रण लेने लगा। उसे ये बात अपने पापा को देखकर ही समझ में आने लगी थी कि क्या नहीं करना है और कैसा नहीं बनना है। लक्ष्य को याद नहीं पड़ता कि कभी उसके पापा ने उससे प्यार से बैठकर बात की हो या उसे समझने की कोशिश की हो। पिता का प्रेम जो अक्सर दूसरों को उसके पिता के सहज ही मिल जाता था, लक्ष्य के लिए वो एक असंभव और अनपेक्षाकृत चीज बन चुकी थी। शायद इसीलिए उसकी कहानी का नाम रखा गया लव एंड्स पीसफुली, क्योंकि जहाँ से उसे प्यार मिलना था वहीं से वो अधूरा रह गया। पर इस अधूरेपन के बीच भी धीरे धीरे जब वो लोगों से मिलने लगा, नए चेहरों से जुड़ने लगा, तो एक अलग तरह का प्यार और अपनापन उसके जीवन में शामिल होने लगा। प्यार का एहसास अनोखा होता है। कब, कहाँ, किससे और कितना मिलेगा, इसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। लक्ष्य ने बस यही सीखा कि जिंदगी के इस सफर में जिससे भी वाइब मैच होती, उससे बात करता और एक प्यारे रिश्ते की शुरुआत करता। जिंदगी ने भले ही बहुत कुछ छीन लिया जिसका कोई विकल्प नहीं था, लेकिन समय के साथ समझौता और मजबूरी की जंजीरों में वो बस बेहतर कल का स्वागत करता रहा। अब घर से प्यार पाने की उम्मीद धीरे धीरे खत्म होने लगी थी। घर वालों का प्रयास ही इतना सीमित था, इसलिए लक्ष्य ने अपना समय नए लोगों को समझने और नए दोस्त बनाने में लगाना शुरू कर दिया। वो अब लोगों के स्वभाव, उनकी पसंद नापसंद को धीरे धीरे समझने लगा था। क्लास में वो अक्सर 5-6 लड़कियों के साथ बैठा करता था। वे बातें करते, हंसते, शेयर करते और धीरे धीरे लक्ष्य का सर्कल बढ़ता चला गया। कक्षा 8वीं तक आते आते उसके 90% दोस्त लड़कियां ही हो गई थी। अब वो उनके साथ लंच ब्रेक के दौरान गार्डन एरिया में खेला भी करता। स्कूल की लंच ब्रेक 45 मिनट की होती थी, जिनमें से 15 मिनट टिफिन करने में निकल जाते, बाकी का आधा घंटा सब खेलते। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ऑडियो पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।